अब सर देखो, स्टॉक मार्केट समझना है तो किसी एरे गेरे नत्थु गेरे थोड़ी समझेंगे, मामा चाचा थोड़ी एडवाइस देते रहेंगे, उससे एडवाइस देंगे जो स्टॉक मार्केट में एक्चुअली प्रूवन है। और एक एग्जांपल हमारे देश में वो है मिस्टर रामदियोर अग्रवाल। अब इनके बारे में आपको अगर फुल्ली जानना है, फुल्ली समझना है, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको घंटों घंटों के इंटरव्यू सुनने पड़ेंगे, तब जाके शायद आइडिया पड़े। अब आपको तो पता ही है, गोयला मोहब्बत यू, अब मोहब्बत आपसे की है तो आपका टाइम बचाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा रामदियोर अग्रवाल की सारी स्ट्रैटेजी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ इस वीडियो में ज्ञान नहीं बांटने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, सो दैट आप इसको यूज करने लग जाओ अपने पोर्टफोलियो में अभी के अभी से। हाय गाइस, मैं हर्ष गोयला और मैं हो गया हूं अपने इंट्रो से बहुत ज्यादा बोर, तो मैं सीधा काम की बात में उतर रहा हूं। रामदियोर अग्रवाल सर, मतलब भाई साहब, इनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है। अब मैं पूरी इनकी स्टोरी की डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये वीडियो स्पेसिफिकली ऑन हिज स्ट्रैटेजी, बट थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ देता हूं अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना हो तो। अगर हमारे देश में कोई भी लिस्ट बनती है ना ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स, उस लिस्ट में रामदियोर अग्रवाल का नाम तो आएगा ही आएगा, और उसी लिस्ट में ना एक दिन नाम गोयला का भी पक्का आएगा ही आएगा, ये भी अब लिख के ले लो। अब रामदियोर सर रायपुर से थे, एक फार्मर के बेटे थे, और इनके फादर की बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी। मतलब इनके फादर की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बस एक ही थी, जितने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं करो और बच्चों की एजुकेशन डाल दो। रामदियोर अग्रवाल ने फिर आगे बढ़ के अपना सीए कंप्लीट किया। इन 1987 इन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ सब ब्रोकर, और फिर था क्या, इनकी दोस्ती हुई मोतीलाल ओसवाल के साथ, एंड फिर इन्होंने शुरू किया मोतीलाल ओसवाल, विच इज वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेस ऑफ आवर कंट्री। सो रेस्ट इज हिस्ट्री। ये तो चलो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया इनका। अब बात करते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट्स की। इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स थी हीरो होंडा में, जहां पे इन्होंने हीरो होंडा का स्टॉक 1996 में 30 रुपए का लिया था और बेचा था इन 2016 एट 2600 रुपीज। उसके बाद इन्फोसिस, ये शेयर इन्होंने लिया था अराउंड मिड 90s में, 12 टाइम्स की रिटर्न आ गई थी इसमें। फिर लिया था आयशा मोटर्स, जो 900 रुपए का लिया था और बेचा था 32,000 का इन 2017। और ये तो आप सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स गिन रहे हो, जस्ट इमेजिन कितने करोड़ों का इनको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट सब मिला होगा, वो तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। अब सीधा उतरते हैं रामदियोर अग्रवाल के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में एंड हाउ कैन वी यूज देम। पहला इनका बिलीफ है कैपिटल एलोकेशन डिसीजन। सुनने में बड़ा लग रहा है बट मैं हूं ना, आसान कर दूंगा। अब देखो, रामदियोर अग्रवाल सर का सिंपल बिलीफ है, एक कंपनी सिर्फ दो वजह से डूबती है। सबसे पहला रीजन ये होता है जब कोई डिस्ट्रप्टिव कंपटीशन आ जाए, जैसे कि भाई साहब जियो आ गया, ठीक है, एयरटेल की बैंड बज गई, वोडाफोन आइडिया की बैंड बज गई, वो तो हम सब जानते हैं। डिस्ट्रप्टिव की खत्म कर दिया कंपटीशन को, ये होता है रेयर। सेकंड रीजन जिसकी वजह से कंपनीज डूबती हैं और जो ज्यादा कॉमन होता है, वो होता है कि मैनेजमेंट कैसे अपने फंड्स को, अपने कैपिटल को एलोकेट करती है, अपने कैपिटल को यूज करती है। और ये डिसीजन बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, आसान नहीं होते। अब आप देखोगे मैनेजमेंट के पास पैसा आ गया, उनके पास कैपिटल आ गया, अब वो क्या कर सकते हैं, या तो डेट रीपे कर सकते हैं अगर हो तो, या फैक्ट्री खोल सकते हैं, या प्रोडक्शन लाइन बढ़ा सकते हैं, या कोई और नए बिजनेस में वेंचर कर सकते हैं, या किसी को एक्वायर कर सकते हैं, या शेयर होल्डर्स को बोनस देते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं, या खुद एज अ कंपनी इन्वेस्ट करते हैं पैसा, कुछ भी कर सकते हैं। और यही की डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट के कि वो अपने कैपिटल को कैसे यूज कर रही है, जिससे हम इन्वेस्टर्स का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। रामदियोर अग्रवाल सर ये बोलते हैं कि अब ये देखना तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए हम क्या देखते हैं, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जब भी मैं किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं या कोई वीडियो निकालता हूं टॉप स्टॉक्स की वीडियो, हमेशा मैं ROCE को फैक्टर जरूर लूंगा, बिकॉज ये दिखाता है कि एक बिजनेस अपने फंड्स को, अपने कैपिटल को कितने अच्छे से एलोकेट कर रहा है और उससे रिटर्न कितनी कमा रहा है। अकॉर्डिंग टू सर, जिस कंपनी का ROCE 15 से 20% से कम है ना, उसमें तो आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए देखने में। अब इसका रियल डेटा देखते हैं। TCS, ये है TCS का ग्राफ, छप्पड़ फाड़ के आगे भरा है। अब इनका ROCE आप देखोगे, ROCE हैज बीन अबव 50%, इट इज इनसेन। नेक्स्ट आता है नेस्ले, ये है नेस्ले का स्टॉक, अगेन छप्पड़ फाड़ दिए। इसमें भी आप देखोगे नेस्ले का ROCE इज फ्रॉम 90% टू 138%, इट इज रिडिकुलसली हाई, इट इज वेरी गुड। बट ये तो अच्छी ग्राफ की बात हो गई, मल्टी बैगर्स की बात हो गई। अब मल्टी बैगर्स की बात कर ले, समझ गए ना, मल्टी बैगर्स, जो स्टॉक्स हमें भीख मंगवाने मजबूर कर देते हैं, मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूं। और उस स्टॉक में सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता ना, वो है आर पावर। अब ये देखिए सर, अब आर पावर का ROCE, ठीक है, 2%, 4%, 5%, 7%, 5%, दिस इज वेरी वेरी बैड। अब बात आती है आप इसको कैसे ढूंढोगे। सर सिंपल है, आप जाएंगे screener.in पे, ठीक है, वहां पे आप किसी शेयर का नाम डाल दो, लग रहा आपने आर पावर डाल दिया। जैसे आप आर पावर डाल दिया, फिर ऊपर की कॉलम में आप देखिए रेशियोज आ रहा है, रेशियोज को करिए क्लिक, यहाँ पे देखिए ROCE आपको सारी दिख जाएगी। और मैं तो देखो आपको स्क्रीनर एडवाइस करूं बिकॉज मुझे यूजर फ्रेंडली लगता है, बट यू कैन गो विद एनी वेबसाइट यू आर कंफर्टेबल विद। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्क्रीनर और एनीवन एल्स। सेकंड बिलीफ आ जाता है सर, टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और ये
बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। रामदेव सर ये बोलते हैं यहाँ पे कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करो ना, कितना टैक्स पे कर रहे हो, कितने टैक्स से पैसे बचा रहे हो, शुड बी द लास्ट कंसर्न यू हैव। आपका मेन कंसर्न होना चाहिए कि क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी। बेसिकली आपको भाई अपनी अर्निंग्स पे ध्यान देना है, दैट इज व्हाट द फोकस इज। टैक्स के 2-3 सिक्के बचा के आपको अपना एफर्ट नहीं डालना। और ये मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है और काफी टाइम पहले मुझसे बात हुई थी, सीए, और जैसे कोई आदमी सीए सीएफए कर लेता है उसके दिमाग में पता नहीं अलग ही वो छा जाता है कि वही हीरो है, वही नंबर 1 है, जबकि रियलिटी में मैं आपको इतने बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स दिखा दूंगा जो एक नंबर के निहायती बेवकूफ है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिग्रीज खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ इन डिग्रीज को जो जिनको मिलती है जरूरी नहीं है कि वो सबके बाप है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उस फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बोलता है कि गोयला मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। मैं ठीक है, बोलता है बट गोयला मुझे ना इसमें टैक्स बचाना है, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसमें टैक्स पड़ जाएगा, यार ये करूंगा तो मैं एसटीसीजी पे आ जाऊंगा, ये तो फिर एलटीसीजी में 10% पड़ रहा है। और ऐसे भाई उसका पूरा आर्गुमेंट ही था कि टैक्स बचाएं। वो ये कंसिडर करने को रेडी नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट अच्छी करें, इन्वेस्टमेंट वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना। मेरे सीए फ्रेंड का फोकस था जस्ट टैक्स, ओनली टैक्स। अब हो सकता है वो सीए ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट, बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यू कैन नॉट मेक अ इन्वेस्टमेंट थिंकिंग कि आप टैक्स बचाओगे। आप इन्वेस्टमेंट को जज कैसे करोगे? यू विल सी द पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कि अगर आप एफडी में पैसे डाल रहे हो या डेट फंड डाल रहे हो, तो अब ये देखना स्मार्ट है कि पोस्ट टैक्स आपके पास कितने पैसे बचेंगे। बट मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑन टैक्स इज स्टूपिड। और ये रामदेव अग्रवाल सर खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उन्होंने जून 99 में ये 200 रुपए का शेयर लिया था, मार्च 2000 में ये शेयर हो गया 4000 का और अलग लेवल पे। बट दिक्कत ये हुई वो 1 साल से कम में स्टॉक बेच रहे थे। अब अगर वो बेचते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स ज्यादा होता। उन्होंने सोचा कि यार एक काम करो, इस स्टॉक को होल्ड कर लो, मैं बेचूंगा तब जब 1 साल के ऊपर हो जाए, सो दैट मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पड़े, जो सस्ता होगा तो टैक्स में पैसे बच जाऊंगा। हुआ क्या, इन जस्ट 3 मंथ्स वो स्टॉक हो गया नियर 0। ये होता है टैक्स बताने का नतीजा। थर्ड बिलीव है प्लेज शेयर होल्डिंग। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब बेसिकली होता क्या, देखो जब आप लोन लोगे है ना, बैंक में अपना कोई मामा चाचा तो बैठा नहीं है भाई, वो आपसे कुछ बोलेगा कि भाई सोना रखवाओ या कुछ पैसे रखवाओ या कुछ प्रॉपर्टी या कुछ तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखवाओ, कोलैटरल रखवाओ। सही बात है। अब बहुत बार प्रमोटर्स को जब लोन लेना होता है ना, वो क्या करते हैं, जो उनकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग होती है कंपनी की, उसको प्लेज कर देते हैं, उसको कोलैटरल कर देते हैं। इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग प्लेज, एंड दिस इज नेवर अ गुड साइन। क्यों? आप सपोज मानते हैं कि गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस लिस्टेड है। अब गोयला ने क्या किया, अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज कर दी, बैंक से लोन ले लिया। अब अगर गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस का शेयर नीचे आने लग गया, मैं प्रमोटर हूं, मैं बैंक को बोल रहा हूं कि मैं आपको पैसे दूंगा, थोड़ा टाइम बाद दूंगा, बट दे दूंगा। बैंक अगेन मेरा मामा चाचा तो है नहीं, वो तो मेरी बात बिलीव करेगा नहीं। बैंक कैन इजीली सेल ऑल द प्रमोटर होल्डिंग इन ओपन मार्केट। नाउ जस्ट इमेजिन अगर प्रमोटर होल्डिंग ओपन मार्केट में बिक गई, वो तो बैंक के नाम पे है, बैंक के कंट्रोल में, तो होगा क्या, इन्वेस्टर्स की पैंट उतर जाएगी भाई। अब देखो गोयला ना ऐसी बात करता है दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और तो मैं यूट्यूब में भी वैसी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो, मैं इन्हीं लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो इन्वेस्टर्स की पैंट ऊपर रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि आपकी जो स्टॉक है उसकी प्लेज शेयर होल्डिंग होनी ही नहीं चाहिए, या बहुत ज्यादा कम, मतलब 5-6% से कम हो तो ठीक है, आइडली तो होनी ही नहीं चाहिए। एग्जाम्पल बात करते हैं, ये देखिए सर सुजलॉन का स्टॉक खत्म हो चुका है, ये सुजलॉन स्टॉक की प्लेज शेयर होल्डिंग है 80%। इट इज रिडिक्युलस। अभी आप कैसे चेक कर सकते हो, आप जाओगे screen.in पे, लिख दो सुजलॉन, लिख दिया आपने, ये आपके सामने खुल गया। अब मेरी स्क्रीन में आप देखोगे यहीं पे प्लेज शेयर होल्डिंग आ रही है। अगर आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही है तो नीचे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में जाओ, ये आपको ऐड कर देगा कौन सी रेशियो आप ऐड करना चाहते हो। तो यू कैन सिंपली ऐड व्हाटएवर रेशियो यू वांट टू ऐड, एंड इसके लिए जस्ट ऐड प्लेज परसेंटेज, वो आपको दिखा देगा। फोर्थ आता है वैल्यू माइग्रेशन, और वैल्यू से याद आया कि अगर आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में एस करना है, आगे बढ़ना है ना, तो गोयला आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है, और उसके लिए आपको गोयला का हाथ पकड़ना पड़ेगा। वो कैसे पकड़ोगे, नीचे सब्सक्राइब दबाओ और वो जो बेल आइकन है उसको फोड़ के मारो। क्या बात करता मैं, वैल्यू माइग्रेशन। अब रामदेव सर ये बोलते हैं कि देखो यार बहुत बार ना जैसे जैसे कंज्यूमर्स डेवलप होते रहते हैं, इंडस्ट्री डेवलप होती रहती है ना, कंपनीज का बिजनेस शिफ्ट होता रहता है, वैल्यू शिफ्ट होती रहती है। अब इसको ना आपको थोड़ा एक आसान भाषा समझाते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। अब आप हिस्टोरिकली देखोगे सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अकाउंट हो जाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी की भी एज 50 से ऊपर हो या 40 से 45 से ऊपर हो, स्टैटिस्टिकली वो बोलेंगे भाई मुझे तो सरकारी बैंक में पैसा डालना है और मैं तो सिर्फ सरकारी बैंक में ही अपने एफडी खोलूंगा, राइट, बिकॉज उनके दिमाग में एब्सोल्यूट वैल्यू बेस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में। बट जैसी नई जनरेशन आ रही है, जैसे हम सब आ रहे हैं, आपके हिसाब से होगा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर बेटर सर्विस,
बेटर टेक सपोर्ट, बहुत बार बेटर रिटर्न्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर प्लान्स, हर चीज प्राइवेट सेक्टर बैंक में बेटर ही मिल जाती है। तो हो क्या रहा है, वैल्यू माइग्रेट कर रही है और अब कस्टमर शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। और ये मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए Q1 of FY21 पब्लिक सेक्टर हैड 59.6% मार्केट शेयर। अब आते आते आप देखेंगे Q2 of FY23 पब्लिक सेक्टर हैज ओनली 56.1%। एक दो साल में 3% मार्केट शेयर लूज हो गया है। इट इज अ मेजर ब्लो। तो दोस्त आपको भी ऐसी ही कंपनी उठानी है, द कंपनीज फॉर द फ्यूचर। अब इसके लिए ना मैं आपको स्क्रीन पे या कोई आपको प्रॉपर टूल नहीं दे पाऊंगा। ये तो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू रियलाइज कि भाई actual value किधर है। To quote Henry Ford, he says, if you ask people what they want, they will say faster horses, not cars. आप इन्वेस्टर का काम वो है ना, आप वो देखो कि लोगों को फ्यूचर में चाहिए क्या। You think AI is the future? Go for AI stocks. You think EV is the future? Go for EV stocks. That foresight you will develop और ये बहुत कॉमन सेंस होती है जो आपके अंदर है ही है। बट दिक्कत क्या है, आप अपने आप को जज करते हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरी बस की नहीं है, नहीं मैं किसी पूछ लेता हूँ। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फ्यूचर आपको भी पता है क्या होगा, आपको पता है कौन सी इंडस्ट्री अच्छी करेगी। इसके लिए ना यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, यू नीड टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। मेरा एक पूरा वेबिनार है, पेड है, बट इट इज वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड एंड इट कॉस्ट लेस देन अ पिज्जा जो आप खरीदोगे। उस मेरे मास्टर क्लास में आ जाओ, मेरे साथ बैठो, मैं आपकी जो साइकोलॉजी को ऐसा तगड़ा बना दूंगा ना, आप पत्थर तोड़ लग जाओगे सर, पत्थर। फिफ्थ बिलीफ जो रामदेव सर का आता है ना, वो है कि भाई आप कंपनीज वो खरीदो जो एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ की तरफ जा रही हो, ठीक है। और इनके लिए इनके क्या क्रेडेंशियल रखा है कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 15% और कंपनी की 10 ईयर अर्निंग्स शुड आल्सो बी मोर देन 15%। अब दिक्कत क्या है, ढूंढेगा कौन इसको। आपको बोला था ना गोयला मोहब्बत है तो आपका टाइम बचाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। स्क्रीन पे मैं आपको पूरी स्क्रीन सेट करके दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन स्टॉक्स का ROE इज अबव 15 और 10 ईयर अर्निंग्स इज आल्सो अबव 15%। और अब ये देखिए सर, क्लियरली दिख रहा है these stocks have a extreme high probability to do very well in the future। और ये लिस्ट पूरी है आपकी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाए। और फाइनल बिलीफ होता है मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। भाई साहब उस मैनेजमेंट में आपको भरोसा होना चाहिए। दैट मैनेजमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, वो डिविडेंड्स पे करनी चाहिए, वो प्रॉपर टैक्स देना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। मैनेजमेंट पे सब कुछ डिपेंड करता है। और ये मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आपको लग रहा होगा मैनेजमेंट कैसे एनालाइज करें, गोयला ने आपको A to A सोल्यूशन बताया है, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। वॉच दिस वीडियो ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट और एक बार इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ लेना, फिर जाके वीडियो देखना, आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो में क्या वैल्यू है।